हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। पेपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा था पेपर ये, लेकिन आप लोगों के स्कोर काफी ज्यादा कम आए। बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे थे। आपको ये ट्राई फिर भी करना चाहिए था भाई, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करने का। जिसका स्कोर भी 10 से कम आ रहा है उसको सोचना चाहिए कि कहाँ बढ़ सकता है। क्योंकि पेपर ऐसा भी नहीं था कि आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ना कर सको। पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल थे। जिसका मैथ्स का स्कोर अभी भी कम आ रहा है उसको कंपलसरी हर पेपर के बाद वापस से उस पेपर मैथ्स के पोर्शन को रीअटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि जो क्वेश्चन आपके पेपर के बाद हो पा रहे हैं वो पेपर में क्यों नहीं बन रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी। टाइम कम मिल रहा था, लास्ट में माइंड यूज नहीं हो रहा था, या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर था, क्या एरर था, वो सब आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ 2 सब्जेक्ट में स्कोर करोगे, तीसरे में स्कोर नहीं करोगे, ओवरऑल बिगड़ जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट सिखा नहीं रखे हैं या फिर कोई चीज पढ़ा नहीं रखी, हर चीज कवर कर रखे रखी। बार बार एक ही चीज बोली जा रही, रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट दे रखी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना के दे रखे हैं, डाउट डिस्कशन ग्रुप है, इंडिविजुअल भी ग्रुप है, क्लासेस रेगुलर चल रही है। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपसे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो आपको मैथ्स का पेपर री अटेम्प्ट करना चाहिए और अपनी गलतियां देखनी चाहिए कि कहाँ गलतियां हो रही है। क्लियर है? ताकि उन गलतियों को इम्प्रूव करो, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं। हर पेपर में सेम चीज रिपीट होती रहेगी। 10 नंबर 8 नंबर, वो कोई स्कोर ही नहीं होता है। 8 नंबर में क्या ही परसेंटाइल आएंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। एटलीस्ट आपको 20 टच करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके कुछ ठीक ठाक परसेंटाइल आएंगे। हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। कंपटीशन हर साल बढ़ता है, कट ऑफ भी इंक्रीज होता है, तो थोड़ा आपको अपने आप में भी इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन कम से कम आपको टारगेट लेके चलने ही पड़ेंगे भी, कम से कम मिनिमम 5 तो सही हो और मैक्सिमम 10 12 तक जाए कम से। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेसिस पे क्वेश्चन था, आपको मैंने क्लास में भी सिखा रखे। कुछ क्वेश्चन वेराइटी मैंने कवर कराई थी कि स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो रो 1 रो 2 में कोई दिक्कत नहीं, रो 3 में चीजें ऐड होके आ रही है। तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, अगर ऐड हो रही है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो। रो 3 के अबाउट ब्रेक कर लोगे तो यहाँ पे बीसी आ जाएगा, यहाँ पे एसी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, प्लस 1 1 1 एज इट इज, ए बी सी एज इट इज, बची हुई टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आप याद है क्या? प्रॉपर्टी सबको याद है यस डिटरमिनेंट की? सर। ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ही आपको ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपको मैंने सेम क्लास में करा रखा है। क्लास के नोट्स को अगर आप देखोगे तो ये पहले वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना सिखा रखा। अब यहाँ पे बीसी है, एसी और ए बी है, तो यहाँ पे ए की कमी है, सेकेंड वाले में बी की कमी है, थर्ड वाले में सी की कमी है। तो एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एबीसी से डिवाइड करेंगे। डिटरमिनेंट में आपको मैंने बता रखा है, मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है एक बार में एक रो या एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होती है। तो मान लो कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, इससे फायदा क्या होगा? यहाँ पे एबीसी क्रिएट होगा। ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से यहाँ पे एबीसी क्रिएट हो जाएगा। कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, सेकेंड वाला मैट्रिसेस एज इट इज। अब आप ध्यान से देखो, रो 3 से एबीसी कॉमन आ जाएगा, एबीसी कॉमन आके बाहर वाले एबीसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। एबीसी कॉमन आके बाहर वाले एबी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1, प्लस ये एज इट इज। अब इसको भी अपन फर्स्ट वाले जैसा बना देते, तो मैं एक तो R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मान लो R3 के साथ, तो R1 ऊपर चल जाएगा, R3 नीचे आ जाएगा।
और फिर वापस R3 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। आपको देखो पता है अगर एक रो को एक बार इंटरचेंज करते तो माइनस साइन लगता है, दो बार करेंगे तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। तो ये भी इस जैसे ही बन जाएगा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और सेकेंड वाला भी एज इट इज 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो दोनों सेम ही बन गए। तो डेल्टा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर आपको आपने नोट्स अगर देखे हो तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपको कहा था याद रखने को, उसमें ये भी था, याद आ रहा है? यस सर। इसके तीन फैक्टर बनते थे, तीन तीन स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपके नोट्स में लिखवा रखे थे कि तीन तरह के स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, इसको याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाता। बताओ इसका फैक्टर क्या क्या था? सर A माइनस B B माइनस C C माइनस A। हाँ, A माइनस बी, वेरी गुड, B माइनस सी, C माइनस, ये तीन फैक्टर बहुत स्टैंडर्ड थे, तीन तरह के मैंने सिखा रखे थे आपको। 1 1 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और एक A स्क्वायर वाला और एक A क्यूब वाला। अब ये आपको बोला कि डेल्टा इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो कब होगा? तीनों फैक्टर जब आपस में जीरो होंगे, मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C। अंडरस्टूड? क्लियर है? और दूसरा मान लो ये भूल भी जाओ, तो अगर आप ये ऑप्शन अगर ये वाला चेक भी करते तो यहाँ पे अगर ABC को बराबर भी रख देते तो भी आपका आंसर जीरो आ जाता। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था। खैर वो ज्यादा रिस्क हो जाती, क्योंकि हो सकता है बाकी कंडीशन से भी जीरो आ जाए, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन, लेकिन ये वाला तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, तो ये भी आप टिक कर सकते थे वैसे, क्योंकि इस ऑप्शन से तो सेटिस्फाई कर ही रहा था ये। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। आंसर की में सर डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन दिया है। डी ऑप्शन दिया है, वापिस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ये जीरो कब होगा? जब A बराबर B बराबर C होगा। अगर A B C जीरो हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। सॉरी, A इक्वल टू B इक्वल टू C होना चाहिए बस, जीरो जरूरी नहीं है। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सही है, यहाँ पे फॉर्मूला भी सही है, अपना कंडीशन भी सही है। सर इसमें हम एक दो पे कंडीशन लगा पाएंगे ना, नीचे वाले में जो हमारे पास रिजल्ट है। जैसे अगर हमने A और B को कॉमन सेम ले लिया और C को कुछ और ले लिया तो C सेटिस्फाई नहीं करेगा ऑप्शन, क्योंकि A B को हमने सेम ले लिया तो भी जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट। अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ पे बेटर कंडीशन क्या लिखोगे? A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आइदर A इक्वल टू B और B इक्वल टू C और C इक्वल टू A। ठीक है, क्लियर है ना? तीन फैक्टर जीरो के बराबर है, तो या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा। तीनों में से कोई एक अगर जीरो होगा तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर A और B बराबर हो गए तो भी आंसर जीरो आ रहा है। अब उसको जरूरी नहीं कि C को बराबर होना ही जरूरी है। इस यहाँ पे एक देखो वर्ड इन्होंने यूज किया नेसेसरली, ये यहाँ पे आप ध्यान से रखना था वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, हमेशा ट्रू हो ऐसा। ये A इक्वल टू बी, ये तो ट्रू हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है A इक्वल टू बी इक्वल टू, लेकिन जरूरी नहीं है। A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू C भी सेटिस्फाई करेगा, A नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू C भी सेटिस्फाई करेगा। अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हाँ ये लास्ट पार्ट अच्छा था। यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग, अगर जल्दबाजी में ये वर्ड नहीं पढ़ा और ये कंडीशन ध्यान नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती थी। अब ध्यान रखना इसको, ठीक है? क्लियर है? बाकी ये तरीका आपको यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप भले मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, क्लास में सिखा रखा है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वेराइटी, ये भी दिखने में अजीब था लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना था, क्योंकि फॉर्मूला इजी है। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर है। 2 की पावर n होता है। तो बोला अल्फा बीटा गामा आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A B and C, then the sum of number of all subset of A B C। सेट A में अगर अल्फा एलिमेंट है तो पता नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर है। 2 की पावर अल्फा। सेट B में बीटा एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर बीटा। और नंबर ऑफ सबसेट इन सेट C कितना हो जाएंगे? 2 की पावर गामा। इन तीनों का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 28। अब देखो सम भी बहुत छोटा सा आ रहा है और सारी 2 की पावर सी है, तो आप 2 की पावर पहले निकाल के देख लो, चेक कर लो कि सम 28 किन किन केसेस में आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा सम नहीं, छोटा सा ही सम है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2
2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे काम हो जाएगा आपको। अब इन तीनों में आप देखो, इन चार चार ही पॉसिबिलिटी आपके पास, इन चारों में किन तीन को ले ताकि सम 28 है? 4 16 8। 4 16 और 8, एक एक पॉसिबिलिटी हो गई। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी, एक ही पॉसिबिलिटी बन पाएगी, हाँ या ना? मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, है ना? क्लियर है? मतलब यस सर। अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो 2,4,3 इन तीनों में से कोई एक लेनी है। अंडरस्टूड? एक एक। क्लियर है? अब 3 नंबर को 3 जगह पे अरेंज करना है। 3 नंबर को 3 जगह पे अरेंज करने का कितना तरीका होता है? 3 फैक्टोरियल, है ना? तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 2,4,3। तो कितने ऐसे ट्रिपलेट बन सकते हैं? 6 ट्रिपलेट बनेंगे। जैसे मान लो 2 को फिक्स कर लिया तो 4 3 3 4, फिर 4 को फिक्स कर लिया 3 2 2 3, फिर 3 को फिक्स कर लिया 4 2 2 4। ऐसे 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिखने में टफ दिख रहा होगा, लेकिन ट्राई करना था, ये इजी कैटेगरी में ही जाएगा। मतलब आपको कोशिश जरूर करनी थी, देख के छोड़ना नहीं था इस क्वेश्चन को। अगला, अगला ये ट्राई किया था, क्या बोला इसमें? 3 women and 15 men are to be arranged in a row, then there then such that there should be at least 2 men between two consecutive women, number of sub arrangement। क्वेश्चन का मतलब समझो, देखो कितनी वुमेन से? 3 वुमेन से। तीन वुमेन है और बोला है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 men बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वुमेन। हर वुमेन के बीच में 2 मैन होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 मैन, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होगी, कितने अरेंजमेंट होंगे, ये पूछा गया। बताओ क्या तरीका अपनाओगे? क्वेश्चन समझ में आया? 3 मैन है और 15 वुमेन है, आर टू बी अरेंज्ड इन अ रोज सच दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 men बिटवीन ऑल द टू कंसेक्यूटिव वुमेन। कौन कौन सी 2 कंसेक्यूटिव वुमेन है? एक तो W1 W2, और दूसरी कौन सी होगी? W2 W3। अब यहाँ पे खैर कोई दो भी आ सकती है आपके पास। इनके बीच में दो ही पोजीशन है, इन 2 पोजीशन पे कम से कम 2 मेंस होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, स्टार्ट कैसे करोगे? सोचो। मैन के अरेंजमेंट निकाल के फिर वुमेन को। मैन आपके 15, अगर मैन को पहले अरेंज करना है आपको, मान लो वो W1 M2 M3 M4 M15। अब वुमेन को कैसे अरेंज करोगे? वुमेन इस तरह से अरेंज होनी चाहिए ताकि कम से कम 2 की गैपिंग हो। अब मान लो पहली वुमेन आपने रख दी, पहली वुमेन कहीं पे भी आ गई, फिर दूसरी वुमेन के लिए बहुत सारे केसेस बन जाएंगे ऐसे। तो थोड़ा और कुछ और सोचो। अच्छा, ऑल द 2 कंसेक्यूटिव वुमेन्स, सारी कंसेक्यूटिव वुमेन्स लेनी है ना, यही रहेगा। ठीक है,
अगर देखो नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो बहुत केसेस बनेंगे। एक तो तरीका क्या, अगर अपन वो सोचेंगे टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दें जिसमें दो वुमेन के बीच में एक मैन हो, जीरो मैन हो, है ना। टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें इन दोनों के बीच में या तो एक मैन है, लेकिन उसमें भी केसेस बनेंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, फिर यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, चार केसेस माइनस करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंदी चल जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एक लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें वुमेन्स के बीच में या तो एक एक मैन हो या दो मैन हो, इसके चार केसेस बनेंगे। वन मैन, वन मैन यहाँ पे, वन मैन यहाँ पे, वन मैन के साथ दो मैन उधर, अच्छा फिर और भी बनेंगे, वन मैन के साथ इधर और भी ज्यादा मैन, है ना, तो लेंदी चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, वही बच रहा है एक तरीका फिर, कि यहाँ पे आप नंबरिंग अज्यूम कर लो। तीन, देखो वुमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, वुमेन को तो बिठाना ही है अपन को, तो यहाँ पे अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मेन N1 आ रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ मेन N2 आ रहे। मान लो यहाँ पे एक दो तीन चार जितने भी मैन है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन N2 आ रहे, यहाँ पे भी कुछ होंगे आगे, और इधर भी कुछ ना कुछ मैन होंगे। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ये दोनों वुमेन्स के बीच में जो नंबर ऑफ मैन आने चाहिए, ये आने चाहिए एटलीस्ट टू, और इधर आगे वाले ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं। अब ओवरऑल कंडीशन क्या है, इन चारों का सम कितना होना चाहिए, बोलो, चारों का सम कितना होना चाहिए, 15। अब ये वो वाले क्वेश्चन होगा, याद आ गए, लास्ट अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दो तरह के फॉर्मूले सिखाए थे आपको, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन और n माइनस वन सी आर माइनस वन। याद आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, नंबर ऑफ इंट्रीगल सॉल्यूशन बताओ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इसको जीरो कैसे बनाओगे, n माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी कंडीशन क्या आएगी, n2 माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे आपको माइनस टू क्रिएट करना है, तो दोनों तरफ माइनस टू सब्सट्रैक्ट कर दो, n1 माइनस वन, n2 माइनस टू, दोनों तरफ माइनस टू सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इधर भी माइनस टू सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कुछ मान लो x1, ये आपने मान लिया x2, ये मान लो x3, ये आपका x4 ग्रेट इक्वल टू 11, और कंडीशन क्या है सब में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी ऑल्सो। तो ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी का फॉर्मूला क्या था, बोलो, कौन सा फॉर्मूला था, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन था कि n माइनस वन सी आर माइनस वन था, याद करो। दो तरह के थे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर ग्रुप। तो दो कंडीशन सिखाई थी, एक कंडीशन जिसमें ग्रुप खाली नहीं रह सकता, कोई भी ग्रुप खाली नहीं रह सकता, उसके लिए एक फॉर्मूला था, ग्रुप्स कैन नॉट बी एम्प्टी, और दूसरी कंडीशन ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, याद करो, देखो, अगर ग्रुप खाली रह सकते हो तो किसी भी स्टिक्स को आप अरेंज कर दें, जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ग्रुप्स बनाने, इसको ऐसे डिराइव करके दिखा देता हूँ। 3 ग्रुप बनाने मतलब 2 स्टिक लोगे, है ना, तो 5 ऑब्जेक्ट और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने, और मान लो कोई भी ग्रुप खाली रह सकता है, तो 3 ग्रुप के लिए 2 स्टिक लेंगे, तो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हो गए, 2 स्टिक्स हो गई। अब इन सबको आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको लिखे हो कैसे, 7C2, 7C2, अंडरस्टूड। 7 मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, अंडरस्टूड। 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 7 कैसा आया, आपके पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट है ना, 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल,
तो ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन। याद आ गया? तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होगा ये 14C3। अंडरस्टूड? बताओ। यस सर। ठीक है। और ग्रुप्स कैन नॉट बी एम्प्टी का फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला, ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। अगर यहीं पे होता ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी, अगर ग्रुप खाली नहीं रख सकते तब फॉर्मूला आपका आएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। ध्यान रखना, इसी केस में अगर कंडीशन होती ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो कंडीशन नहीं होती, सिर्फ ग्रेटर फॉर्मूला। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है, तब फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ध्यान रखना, भूल जाओ तो ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसको आप हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक मीडियम आया था, एक इजी लेवल आया था, एक हार्ड लेवल आया था। अगला कैटेगरी था, पूछा था वेरिएंस कितना होगा, ये हुआ था, बोलो। n डेटा दिया हुआ था, पूछा था इनका x1 x2 x3 अप टिल xn, ये कंडीशन गिवन है, देन द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। अब देखो, नॉर्मल जो डेटा होता है उसका वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन, सबसे बड़ा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई एन बार का होल स्क्वायर, दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर और आपकी वॉइस ब्रेक माइनस हो एक्स रही है। बार समेशन। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, क्या हो गया? नेटवर्क तो सही है, रुको, कैमरा। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके चलो, कैमरा ऑफ कर देता हूँ, नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा। एक सेकेंड ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है आपका वेरिएंस का, बार बार यूज होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। अब जो डेटा है उससे हम कैसे निकालें एक्स आई स्क्वायर और एक्स बार का स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स बार। सर इनको फॉर्मूलों को खोल के इक्वेशंस खोल बना दे, लेंगे उनसे। वेरी गुड। देखो इन फॉर्मूले को ओपन कर लो डायरेक्टली, एक्स आई माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 11 एन। समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, बहुत बार बताया, समेशन एक्स आई स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस टू समेशन एक्स आई प्लस समेशन वन इक्वल टू 11 एन। समेशन वन मतलब एन होता है, एन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन एक्स आई इक्वल टू 10 एन। अंडरस्टूड? इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से इसको भी ओपन करोगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई स्क्वायर माइनस टू समेशन एक्स आई, वापिस यहाँ पे क्या आएगा प्लस वन प्लस एन, एन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6n। अंडरस्टूड? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, समेशन एक्स आई स्क्वायर को मान लो ए बोल देना, इसको बी बोल देना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से सॉल्व करके समेशन एक्स आई स्क्वायर भी आ जाएगा, समेशन एक्स आई भी आ जाएगा, हाँ है ना? इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी 2। तो सेकंड क्वेश्चन था जो आपको करके आना चाहिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना था और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स से वेरिएंस से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो वेरिएंस की एटलीस्ट
बार बार क्वेश्चन आ रहे, ट्राई तो करा करो। अगला, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत पहले जेई में आया था, लेकिन बहुत लॉजिकली आराम से हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ट्राई करके आते तो। आपको पता है, देखो, वन वन फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल, 100 चाहिए आपको। देखो 100 कहाँ कहाँ तक आएगा, बस उतना लॉजिक लगा लो। 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा 4, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 का 36, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो आएगा 24 का स्क्वायर। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा 120, तो 120 का स्क्वायर, Yes. एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 120 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट हो जाएंगे, हाँ है ना? Yes, sir. आगे जितने भी टर्म होंगे उनमें कम से कम 2 जीरो तो आएगा ही सही, दो या दो से ज्यादा, हाँ है ना? आगे जितने भी टर्म होंगे उनमें आखिरी में 2 जीरो आएगा, आखिरी में हमेशा 2 जीरो आएगा। आप खुद सोचो, अब जितने भी नंबर है जिसमें आखिरी के दोनों डिजिट अगर दोनों जीरो हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर है, ऑल द नंबर will have at least 2 zeros in the last two position, in last positions। कम से कम 2 जीरो तो होंगे। उन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो एडिशन के बाद भी 2 जीरो रहेंगे, मतलब वो 100 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, यस। है ना? 100 का Yes. क्या होगा, क्योंकि सबको ऐड करने पे आखिरी में दोनों दोनों डिजिट भी क्या रहेंगे, जीरो ही रहेंगे। जैसे मान लो 200, 300, 400, 1500, 1600, 1800, 2 लाख, 3 लाख, जो भी ऐड करोगे आखिरी में दो डिजिट, 2 जीरो तो रहेंगे ही सी। तो अब देखो इन सबको ऐड कर दो, 1 + 4 + 36, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. 5, बोलो। 576। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो, अंडरस्टूड? और 100 के, क्लियर हो गया? यहाँ पे भी सर 2 ये जीरो आ 120 का स्क्वायर भी इसके अंदर नहीं आएगा? आ जाएगा, उसी मैंने एक के लिए लिखा, ये भी इसके अंदर ही कंबाइन होगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब बस Yes. इनको ऐड करना था आपको। अब ये पूरे 100 के साथ ऐड होंगे, तो जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वो इसका लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट तो वैसे ही 100 के हैं। इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? ऐड करो, कितना आ रहा है? 276 + 36 + 5, 6 और 6 12 और 1 13, 611, तो 617 आया। 17, हाँ सॉरी 17। ठीक है, तो आखिरी के दो डिजिट क्या हो जाएंगे? 17। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था कि नहीं था, बताओ? ठीक है, तो ये आपका थोड़ा, आपको अगर दिमाग लगाते तो हो जाता, क्योंकि आखिरी के दो डिजिट पूछता आपको। नेक्स्ट, अगला, फाइन for some real lambda if the area of triangle formed by this is this, then the find the all possible value। ये हो गया था। यस सर। ठीक है, अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन में ही जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है? बताओ, अगर दो वेक्टर पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत बार लिखा रहेगा, पूरी क्लास में कितनी बार करा है। एरिया दिया हुआ है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आपको पता करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है? आई जे के 3 - 1 लैम्डा, लैम्डा 1 - अगर ये भी आप छोड़ के आए तो फिर सोचना क्यों छोड़ा था इस क्वेश्चन को। ट्राई तो करना था, गलत होता तो अलग बात है, लेकिन ट्राई जरूर करना था। यहाँ से आपके पास ए क्रॉस भी आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, √(a² + b² + c²। फिर वहां से क्या पूछा था? लेमडा की कितनी डिस्टिंग वैल्यू होगी ये पता चल जाएगा। हो रहा था ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसकी टफ थी, यस सर। हो क्या था? ठीक है, ट्राई कर सर बाई लेना। क्वाड्रेटिक में आ रहा था, फिर इसको टी पुट कर लिया था। हाँ, अगर बाई क्वाड्रेटिक में आएगा तो फिर लैम्डा स्क्वायर को टी पुटअप कर देना, फिर टी पुटअप करके टी की दो वैल्यू आएगी, फिर उसको लैम्डा स्क्वायर से इक्वेट करना, फिर देख लेना टोटल कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? तो देखो ये इजी पे फोर्थ कैटेगरी। अगला, इसमें क्या बोला था? इन
every term of a GP with positive term, if every term of the GP with positive term is the sum of its previous two previous terms, then the common ratio of the series. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया था, ये किया था ट्राई, यस सर, हो गया। हो गया था. If Yes, every sir. term of a GP with positive term is the sum of the two previous term, तो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, तो थर्ड टर्म क्या होगा? A1 प्लस A2. यस सर, Yes. अच्छा, फिर फोर्थ टर्म क्या होगा? सर 2A2 वैसे प्लस जीपी हाँ, इन दोनों को एडिशन कर दोगे, 2A2 प्लस A1. क्लियर है? वैसे अब अगला टर्म क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन, यस 3A2 प्लस 2A1. इस तरह से लॉजिकली चीज आगे आगे बढ़ती जाएगी. अंडरस्टूड? Yes, sir. सही है. ओके. पूछा क्या था? कॉमन रेशियो. तो ये AR A प्लस AR 2AR प्लस A एंड सो ऑन. अब R कैसे निकाला आपने? स्टार्टिंग के दो को एक वन कर दिया था ऐड करके. अगर ये GP है तो इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा, यही किया? बोलो, है ना? GP में अगर टर्म है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल. इससे आ रहा था आंसर. यस सर, इक्वेशन बन गई थी। इसका रेशियो इसके कंडीशन साथ, इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यहां से R आना चाहिए. ठीक है, कोशिश कर लेना एक बार और. तो ये भी मतलब टफ नहीं बोले जा सकता इसको भी. ये वाला, ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है. क्लास में था क्या ऐसा क्वेश्चन? x 10x, या फिर कहीं ना कहीं वर्कशीट में दिया था, ऐसा याद आ रहा है. x 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या दिया हुआ? x सेकेंड स्क्वायर x प्लस 10x और x स्क्वायर का टर्म दिया हुआ, और नीचे x 10x प्लस 1. कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन अच्छा आता था. x 10x का डिफरेंशिएशन, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं. इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x. हाँ ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है x सेकेंड स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1 10x dx इक्वल टू dt. तो अगर इसको, इस पूरे को t मान लिया, नीचे वाले को, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना आपको. स्क्वायर नहीं हो पाया था इसलिए हुआ नहीं है क्वेश्चन. तो कोशिश करनी थी ना कुछ और तरीका सोचने के. अगर x 10x प्लस 1 से काम नहीं हो रहा है, तो x 10x को ही अगर मान लो आप t मानते हैं, तो ऊपर वाला तो dt में चल जाता है, यहाँ फिर x को रिप्लेस करना था. दूसरा तरीका क्या? इस एक्स स्क्वायर को अगर इन दोनों के साथ अंदर भेजते हैं, एक्स क्यूब सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर 10x प्लस 1. नीचे का होल स्क्वायर ओपन करके देखा था? नीचे का होल स्क्वायर ओपन करके अगर फिर टी मानते तो उससे हो रहा था? नहीं हो रहा था. कोशिश ओपन करो. करके तो है. देखो, आपका पास x 10x का, तो इसको t मानने पे ऊपर वाला dt जा रहा है इतना, लेकिन दिक्कत कौन दे रहा है? एक्स स्क्वायर. मतलब इस पार्ट का आपका इंटीग्रेशन डुएबल है. हाँ है ना? Yes, sir. बोलो. इसका इंटीग्रेशन इजी है, बस ये वाला अलग से एक्स्ट्रा फंक्शन है. तो जब भी ऐसा कुछ आता है कि जब एक एक्स्ट्रा फंक्शन और एक का इंटीग्रेशन आसान हो, हम क्या सोचते हैं? Sir, by parts. इंटीग्रेशन बाय
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, बट सर ये उससे तो सोचा था। दोनों क्या कह रहे हो? दोनों ही अलजेब्रिक टर्म हो जाएंगे ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास सर दो फिर भी सेम टर्म में भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाते हो क्या? कभी कभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाती तब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। जरूरी थोड़ी कि हर सर बार डिफरेंट ही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लॉजिक क्या है कि एक का डिफरेंशिएशन आसान हो, दूसरे का इंटीग्रेशन हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों के साथ अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा तो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया भी था जिसमें एक जगह सीकेंड स्क्वायर टाइप कुछ दिया हुआ था जिसमें, और दूसरा आपके पास कुछ और फंक्शन था, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक थे। उस केस में आप किसको फर्स्ट से किसको सेकंड मानते थे? जिसका इंटीग्रेशन सेकंड है उसको सेकंड मानते थे, और इसको फर्स्ट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कर, इसको दो बार अगर डिफरेंशिएट करोगे तो खत्म हो जाएगा अपने आप। इस सेकंड वाले का इंटीग्रेशन निकाल के रख लो अलग से। क्योंकि इसका सेकंड का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? -1/t। क्लियर है? करो ट्राई एक बार। यस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1/t, -1/t मतलब माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब वापिस सोचना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, यहां तक तो हम आ गए। अब आपके पास क्या बच गया है? आपके माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन x 10x + 1। अब यहाँ आपको वापस दिमाग लगाना पड़ा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लास में आई थिंक कराया था, थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, या कहीं ना कहीं तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सेम क्वेश्चन क्लास में था आई थिंक, कहीं ना कहीं था आपकी, ये उसमें था, PYQ वर्कशीट में था ये क्वेश्चन। इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे? साइन बाय कॉस में। ठीक है, इसको साइन बाय कॉस में जैसे ही कन्वर्ट करोगे एक कॉस ऊपर चला जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नीचे वाले को टी मानोगे सब dt में चल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग स्टेप ही इंपॉर्टेंट था। ये जो एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर आ रहा था ये फिट नहीं बैठ रहा था इसके साथ, तो इसको फिट नहीं बैठ रहा था तो फिर आपने क्या करा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अगला स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आया था, ये किया था। ट्राइंगल ABC इज अ वेरिएबल ट्राइंगल, ए दिया हुआ है। B and C लाइज ऑन द लाइन, B और C इस लाइन पे लाई करते हैं। देन द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा था, जिसका भी लोकस पूछते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं? H, K। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बोल रखी बार बार, जब भी ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन आते हैं हम जनरली M1 M2 -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। याद आ रहा है ना? ऑर्थो सेंटर के केस में M1 M2 -1 का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और लोकस निकालना है मतलब H और K में एक रिलेशन डेवलप करना है, बाकी चीजों को एलिमिनेट करके। तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है? लेमडा है। तो H और K में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो एक एक तो बताओ, डायरेक्ट दिख रहा होगा, बताओ कहां से आएगा? बोलो। एक परपेंडिकुलर तो ये आएगा, मान लो ये D है, तो AD का स्लोप और BC का स्लोप -1 होगा, यस यस है ना? पहली कंडीशन तो यहीं से आ जाएगी। AD का स्लोप कैसे निकालोगे? AO का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और BC का स्लोप कितना है? 2।
इक्वल टू तो माइनस एच में क्या हुआ? एच में से 3 होगा माइनस। एच माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आ गया, लेमडा तो आया ही नहीं इसमें। ए माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एच माइनस 3। सॉरी, मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी, कंसंट्रेशन नहीं ली। -2 करो इसको इधर सॉल्व, नहीं हाँ हाँ, जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रहा है मेरे को, जल्दी सॉल्व करो इसको। और देखो यहीं से डायरेक्ट आंसर आ रहा है क्या, कि लेमडा तो जरूरत ही नहीं पड़ा फिर आपको एलिमिनेट करने की। इससे काम हो रहा है क्या, चेक करो एक बार, ऑप्शन मैच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेमडा तो आया ही नहीं ना, दिक्कत मेरे को लगा लेमडा कहीं ना कहीं आएगा तो एक आधी कंडीशन और अप्लाई करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 2k-4 इक्वल टू माइनस एच प्लस 3। तो एच प्लस 2k इक्वल टू 7, एक्स प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। हो गया है तो सॉल्व, अंडरस्टूड? यस सर। देखो, ट्राई जरूर करना चाहिए था, नहीं करा था एग्जाम में कि करा था? आपके सामने कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्या कहा था आपको, कितनी बार मैंने बोला है क्लास में, ऑर्थो सेंटर के जब भी क्वेश्चन आते हैं M1 M2 -1 ही करना रहता है। पता नहीं आप लोगों ने कहाँ दिमाग लगाया था, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले ही स्ट्रेट लाइन कराया। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है ये, होमोजीनियस है क्या? यस सर। ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, सबसे हो गया था, ठीक है। ये वाला अल्फा और बीटा निकालना हो था गया यहाँ था पे। सर। कॉस इनवर्स दिखने में अजीब था, इसको थीटा मान लो, यही माना था। यस इसको फाई मान लो, एक एक करके सिंप्लीफाई करो तो अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। पेपर इस बार ऐसा पेपर बना था जिसमें दिखने में क्वेश्चन थोड़े अजीब दिख रहे थे, तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं टफ है, लेकिन बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो पेपर बहुत इजी था। आप लोगों का स्कोर बहुत कम आए कुछ कुछ बच्चों के, तो सबको ये लग रहा है भाई ये पता नहीं मैथ्स में क्या ही कर रहे हैं ये लोग, या तो पढ़ाया अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है, 67 हो गया, 69। ये सर्कल का क्वेश्चन आया था, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट 3,3 ऑन द सर्कल, 3,3 इस सर्कल पे है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन। डायग्राम बनाओ सब लोग एक बार। एक सर्कल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो सर्कल भी बढ़िया ओरिजिन वाला है तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल का सेंटर ओरिजिन रेडियस कितनी है, √18। हाँ है ना, 2√3। 3,3 कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाओगे यहाँ पे, मान लो कहीं ना कहीं आएगा सेंटर में। टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स। दो कॉर्ड बनाई गई पी क्यू और पी आर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स। देखो ये लेंथ तो आपकी कितनी, 3 है, ये लेंथ तो कितनी है, 3, इससे थोड़ी कम चाहिए। यहाँ पे लेंथ कितनी है, 3 है भाई आपका हाइपोटेन्यूस। क्या, चलो कहीं पे बना दो, छोड़ो। पी क्यू और पी आर दो कॉर्ड बने आपने ऑफ लेंथ 2, देन द वैल्यू ऑफ द लेंथ tm where m is the midpoint joining, okay, m इसका मिड पॉइंट है।
तो आपको पीएम की लेंथ निकालनी है। बताओ क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? आसान है ये। देखो पॉइंट क्यू और आर अज्यूम तो करना ही पड़ेगा, और सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन है, तो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन उस पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, याद है किसी को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोई सर्कल हो तो कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो सर्कल पे तो कैसे अज्यूम करते थे? पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ है ना? बताओ क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल का? अगर सेंटर ओरिजिन है तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? बोलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर सर्कल है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? नहीं याद है? X plus R cos theta. एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, बस तो पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 2 के बराबर, और ये भी 2 के बराबर है, दोनों ही केस में 2 के बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आर कितना है सर्कल का? 3√2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है देखो। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना? 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा? 18, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 18 आ जाएगा, और 2ab 9 प्लस 9 वो भी 18 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? -2ab, सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18 आ जाएगा, -2ab कितना आएगा यहाँ से? 3 3 9, 9 2 18, -18√2, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अंडरस्टूड? इक्वल टू 4। क्या है बात समझ में आई? कैलकुलेशन को चेक कर लेना एक बार कहीं Yes. गलती हो तो। हेलो, सही है? यहाँ से आपके पास पता करो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ रहा है, चेक करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। थीटा की 2 वैल्यू आएगी, एक इसके लिए और एक आर के लिए, 2 थीटा आएंगे आपके पास, और फिर आप मिड पॉइंट निकालोगे, और फिर डिस्टेंस आएगा। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। सॉल्व करो जल्दी से इसको। पता करो कितना आ रहा है थीटा, सॉरी कॉस प्लस साइन। तो इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो खुद से कि ये भी करूँ? सिंपली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूछा आपको, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। Sir, 8 √2/9. 8 √2/9. ठीक है, इसको √2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा साइन ऑफ
π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 8/9। अब साइन ऑफ सम एंगल 8/9 आ रहा है। साइन के अंदर मान लो कोई एंगल है, मान लो अल्फा, फॉर एग्जांपल अल्फा, या इसको अल्फा नाम दे दे अभी के लिए, 8/9 आ रहा है ना। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव दो जगह आती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक तो अल्फा होगा और एक होगा पाई माइनस अल्फा, दो एंगल होंगे, है ना। एक अल्फा होगा, दूसरा पाई माइनस अल्फा पे भी 8/9 आएगी। ठीक है, तो एक एंगल आपका अल्फा है, दैट इज अल्फा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और दूसरा एंगल आपका क्या, उसी का पाई माइनस है। ठीक है, तो पहले वाले से थीटा कितना आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा इक्वल टू, अगर अल्फा करूं तो अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा माइनस π/4। एक पॉइंट के लिए ये आ जाएगा, और दूसरे पॉइंट के लिए π/4 प्लस थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। यहां से आपका थीटा आएगा एक सेकेंड पॉइंट के लिए। तो एक थीटा यहाँ का आया, एक थीटा यहाँ का आया, इसका भी कोऑर्डिनेट वही है, आर कॉस दूसरा वाला थीटा, आर साइन दूसरा वाला थीटा। और आपको साइन अल्फा की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल भी बना सकते हो साइन अल्फा का, 8/9, तो ये आ जाएगा। और फिर आपको क्यू पता है, आर पता है, फिर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, मतलब आर कॉमन, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डैश प्लस r/2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा डैश। और ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा, यहां से एक थीटा कितना आपका पाई माइनस अल्फा, और अल्फा आपको पता है, थोड़ा लेंदी जा रहा है। एक तरीका तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, दूसरा या तो फिर ज्योमेट्रिक से सोचना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपको 2 दिया हुआ है, अगर ऐसे सिस्टमेटिकली डायग्राम बनाओ तो शायद थोड़ा सा लॉजिकली बैठ जाए, क्योंकि एक 3,3 है, तो हो सकता है ये y, एक तो y इक्वल टू x9 पे हो, और मीडियन भी अगर वहीं पे होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा वहां पे आएगा कि नहीं आएगा मीडियन। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेंगे वापिस इसको बाद में, फिर एक बार इससे कोशिश करना, ट्राइंगल बना के साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू पुटअप करके। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सिस्टमेटिकली इसको ज्योमेट्रिकली सोचो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बैठ रहा है, ये 3,3 है, मतलब ये y इक्वल टू x9 पे लाई करेगा, यहाँ से 2, यहाँ से तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मीडियन और वो जो लाइन है अगर वो सेम हो गई, तो फिर एक लॉजिकली अपन ज्योमेट्री से कर सकते हैं इसको। एक सेकेंड, स्क्रीन लैग कर रही है। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था, ये हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, जिसने नहीं ट्राई किया एक बार और ट्राई कर लेना। ठीक है, ये डुएबल क्वेश्चन था। अगला डेफिनेट इंटीग्रेशन का, साइन साइन एक्स प्लस 1 ई की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, कुछ दिया हुआ है a से b, 0 से पाई e की पावर साइन एक्स dx। a और b आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले एक बार ये बताओ, ये किया था एग्जाम में ट्राई, नॉन ट्रिवियल वाला? यहाँ पे थोड़ा पीएनसी भी आई थिंक यूज हो रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा इक्वल टू 0। जैसे डेल्टा इक्वल टू 0 करोगे, और ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे ये पूछा था। और एक 3D का एक और क्वेश्चन आया था, L1 और L2 दो लाइन गिवन है, L1 एंड L2 बी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, L1 एंड L2 बी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ। L3 भी द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। L3 कोई लाइन है जो कि L2 और L3 के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन L3 इज लैम्डा। देखो ये क्वेश्चन ये हुआ था, ट्राई किया था एग्जाम में आपने, ये Yes, sir. टफ नहीं था, इजी कैटेगरी में जाएगा ये भी। ठीक है, ये एक बार और ट्राई कर लेना है। L1 पता है, L2 पता है, और L3 जो लाइन है
इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, दोनों से परपेंडिकुलर भी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए और पैरेलल वेक्टर चाहिए। आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इसको लैम्डा से इक्वेट कर देना है और फिर वो लैम्डा एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर देना, हाँ है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते क्लास में सीख रखे। बताओ इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा लाइन L3 का, बोलो। लाइन L3 का पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा। सब कुछ तो डायग्राम में दिया हुआ है, जल्दी बताओ। सर जो L1 क्रॉस L2 अलोंग है। हाँ मतलब B1 क्रॉस B2 करोगे ना। इसका पैरेलल वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही तो L3 का पैरेलल वेक्टर होगा, हाँ है ना। यस सर। तो B1 क्रॉस B2 से L3 का पैरेलल वेक्टर आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन पता है, फिर लाइन की इक्वेशन पता है आपको, फिर एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो कि ऑलरेडी हमने सीखा रहेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा हल्का सा लेंदी जाएगा, लेकिन 2 से 3 मिनट में आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन था ये वाला भी। ये वाला भी रिट्राई करना एक बार, और ये वाला भी एक बार ट्राई कर लेना। क्लियर है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, देखो थोड़ा सा आप लोग देखो ध्यान से कहाँ गलतियां हो रही है। इनकेस अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो अलग से बता दो, ग्रुप में आपके मैसेज कर दो या फिर जो भी मैसेज बता दो। लेकिन थोड़ा सा पेपर आप ढंग से अटेम्प्ट करके आओ, इतना ज्यादा नंबर भी कम मत लाओ। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका अब अगला जब भी होगा देख लेना, कब वार या गुरुवार है। ठीक है, उसमें वापस से अगले वाला क्वेश्चन पेपर ट्राई कर लेना। ठीक है, सर्कल वाला क्वेश्चन कौन सा था, सर्कल वाला क्वेश्चन मेरे को देखने को। हाँ, सर्कल वाला क्वेश्चन अभी रहने देना, उसमें ज्योमेट्री जाना पड़ेगा, हार्ड लेवल है थोड़ा सा। दो तरीके थे उसमें, एक तो वही सबसे अच्छा तरीका वही था, आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और डिस्टेंस इक्वेट कर दो। वहां से थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक से पॉइंट क्यू आएगा, दूसरे से पॉइंट आर आएगा। जैसे पॉइंट आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक तरीका वो है, उससे जनरली आंसर हमेशा आ जाता है, पर इधर हो सकता है कैलकुलेशन में देख पाए, वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। एक तरीका तो वो है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करो और डिस्टेंस अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या है, सिमेट्रिकल था, कि आपका जो पॉइंट 3,3 वो y इक्वल टू एक्स लाइन पे आ रहा है और सर्कल का सेंटर भी ओरिजिन, और वहां से दो कोड ऑफ इक्वल लेंथ बनेगी, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों आई थिंक सेम होते हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हो 9th 10th में, जो कॉन्ग्रेंसी था। तो उस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से अगर आपका डिस्टेंस आता हो तो एक बार वो ट्राई करना, ये बता रहा था। अंडरस्टूड, परपेंडिकुलर निकालने का, क्योंकि अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। हाँ, ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो उसका जो मीडियन होगा और जो एल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा क्या। कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है क्या। देखो आपके पास कॉन्ग्रेंसी की क्या क्या प्रॉपर्टी थी क्लास 10 में, साइड एंगल साइड आरएचएस, है ना। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी वाली प्रॉपर्टी थी, एसएस। हाँ वो वाली, तो उसमें एक बार उसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो मीडियन और एल्टीट्यूड के बराबर आएंगे क्या। अगर वो हो जाएगा, एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल इक्वल है मीडियन में, दो साइड्स तो इक्वल आ गई आपकी। हाँ, एस 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 लग जाएगा ना, तीनों साइड्स इक्वल आ जाएगी, है ना। जो मीडियन, अगर आप जो मीडियन ड्रॉ करोगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट है, साइड्स ऑलरेडी इक्वल है और एक साइड कॉमन है, तो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो जो मीडियन होगा वही एल्टीट्यूड भी होगा। अब उस प्रॉपर्टी का यूज करके ज्योमेट्रिकली एक बार ट्राई करना, कभी वो एल्टीट्यूड की लेंथ आ रही होगी। क्लियर है। ओके सर। ठीक है।
मतलब ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से अप्लाई करके देखना एक बार। ठीक है, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूंगा आपको अगला टॉपिक कौन सा है, आप उसकी पीवाई की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर